जिंदगी का कैनवस पेश करते हैं किस्सों के रंग, एक ऑडियो स्टोरी पेशकश। कहानी एक्ट्रेस, लेखन मुंशी प्रेमचंद, नरेशन कार्तिकेय त्रिपाठी, ऑडियो एडिटिंग व साउंड इफेक्ट्स स्नेहाशीष दे। प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री तारा देवी की मुलाकात कुंवर निर्मल कांत से होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके अभिनय के पीछे की असली स्त्री को देख पाता है। धीरे धीरे यह आकर्षण गहराने लगता है और दोनों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगती है। और तभी एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैला लिया होता। पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूं वे तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अपनी शूद्रता पर लज्जित हो जाता हूं। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ ना हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए ना टलना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वे शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल ना सकी। मैं प्रातः काल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक और दिन बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके 2-4 अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नजर नहीं आती। वे क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करें? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपनी कुल मर्यादा की तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करें? नहीं, वे इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने युवकों से प्रेम का अभिनय किया था। कितने ही प्रेम के मतवालों को वे सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी। कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं ना मिला था? क्या वे कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हां, अवश्य। इस विषय में उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वे प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूरज में मध्याह्न का क्या प्रकाश हो सकता है? असंभव।
वे स्फूर्ति, वे चपलता, वे विनोद, वे सरल छवि, वे तलीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास वे कहां से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वे कितना ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आह, उसने ये नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी सिंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब विदा हो चुकी, अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। रात के 11 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वे किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी। अभी 4 दिन पहले वे इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य है और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों ना यहां से कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहां उसे कोई ना जानता हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो वे फिर से आकर उससे मिले और वे सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा उसके पास और कोई मार्ग नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों ना हो, वे अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है। इससे अधिक उसका अधिकार नहीं है। दाई ने आकर कहा, भाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। देखिए, मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? अरे भाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आएंगे। हाय हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वे आज क्यों सामने लाए? ये भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था। साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहां थी वे छवि, वे ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर कांति कहां? अब भी वे यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असहनीय हो उठा। खस की टट्टियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपने लगा। उसने सोचा, कहां भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वे ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। तारा का हृदय इस समय गर्व से छल पड़ता था। वे दुखी ना थी, निराश ना थी। वे फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है। फिर दुख क्यों हो और निराशा क्यों? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा ना हो कुंवर साहब उसे वहां पर ना पाकर शोक विहलता की दशा में कोई अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर मेज पर जा बैठी और यह पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वे स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा ना कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे।
यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज ना होना। यह आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से नववधु के लिए छोड़े जाती हैं। केवल ये मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हैं। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं, मेरी तलाश ना करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वे बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वे हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धूनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प के भांति रेंगती चली जा रही थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ माझी, उस पर नाव ले चलेगा? माझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए नाव ना जाए। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने दांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाई? उस पार एक गांव में जाना है। मुदा इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी ना मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे बस उस पार पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप भविष्य में और कौन कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।